ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मऊ बसु। हेलो बच्चों, तुम लोग तो मुझे जानते ही हो। आज ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई का लास्ट पार्ट 11। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा बच्चों। इसके बाद मैं इसको फिर से सैटरडे को, शनिवार को यानी कल, मैं इसको पूरा शुरू से लेके अंत तक जितना इस चैप्टर में है पूरा सेंड कर दूंगी। जिसका जो छूटा है वो पूरा कर लेना, और अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो वो पूछ भी लेना बच्चों। और आज जब ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है, आप ख़त्म हो जाएगा, और तब आप लोग जो है इसको पूरा समझ चुके होंगे, तो मैं शुरू से लेके आपको जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके बुक में, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी इसी चैप्टर में। तो आप उसको भी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और उसके बाद आप जो है इस चैप्टर को पूरा हो जाएगा आपका। उसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। न्यू चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उसमें आपको, वो प्रैक्टिकल चैप्टर है तो मैं उसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क कराऊंगी। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास 1-2 दिन का टाइम होगा उसमें आप प्रैक्टिकल कॉपी खरीद लीजिएगा। अभी तो प्रैक्टिकल कॉपी मिलना मुश्किल है, तो आप लोग एक साइंस की कॉपी लीजिएगा, एक तरफ सादी और एक तरफ रूलदार। बहुत ज़्यादा मोटी लेने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम ले लीजिएगा, और उसमें मैं वो प्रैक्टिकल वर्क दूंगी, उसको आप मेरे साथ साथ करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपना लेसन शुरू करते हैं। हाँ, आज हम लोग जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल स्वीडन के जैव रासायनिक फ्रीडरिक माइशर ने पस कोशिकाओं के केंद्रक से एक ऐसे रासायनिक पदार्थ को अलग किया जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी और सल्फर की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। न्यूक्लियस से प्राप्त होने के कारण इस पदार्थ का नाम न्यूक्लिन दिया गया। अम्लीय प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब बच्चों समझ में आया? मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। स्वीडन के जैव रासायनिक फ्रीडरिक माइसर ने पस कोशिकाओं से एक ऐसे पदार्थ को प्राप्त किया जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी और सल्फर की बिल्कुल नहीं थी। इसका नाम न्यूक्लिन रखा, और ये अम्लीय प्रकृति का था, इसलिए इसको न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए इसका पूरा नाम है न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब हम लोगों को जानना जो है वो है डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। ये दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ है, तो हमें देखना है कि इसमें अंतर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें अंतर लिखने के लिए अक्सर आता है, तो आप इसको देखिए बच्चों। डीएनए आरएनए, डीएनए का पूरा नाम क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, इसलिए इसका नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें फॉस्फोरिक अम्ल होता है जो शर्करा के एक अणु को दूसरे अणु में संयोजित करता है। किसका अणु होता है? फॉस्फोरिक अम्ल का। इसका अणु जो है शर्करा के एक अणु को दूसरे अणु में संयोजित करता है। ये आरएनए में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके बाद आप देखिए, डीएनए में निम्नलिखित नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं, जैसे कि एडेनिन व ग्वानिन। इसको क्या बोलते हैं? प्यूरिन। और इसमें क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, इसमें एडेनिन और ग्वानिन इसमें भी होता है। प्यूरिन दोनों में सेम होता है बच्चों, दोनों में एडेनिन और ग्वानिन होता है। लेकिन पिरामिडीन बेस जो होती है वो डीएनए में होता है साइटोसिन और व थाइमिन। क्या होता है पिरामिडीन बेस? साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए में होता है साइटोसिन और यूरेसिल। समझ में आया अंतर बच्चों? मैं फिर से बता रही हूँ। डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजनक क्षारक होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन। 2 नाइट्रोजनक क्षारक कौन कौन सा हुआ? प्यूरिन और पिरामिडीन। ऐसे ही आरएनए में भी 2 नाइट्रोजनक क्षारक होता है, कौन कौन सा? प्यूरिन और पिरामिडीन।
प्यूरिन बेस जो होता है ये दोनों में बराबर होता है, दोनों में ही एडेनिन और ग्वानिन होता है। डीएनए में भी एडेनिन और ग्वानिन होता है और आरएनए में भी एडेनिन और ग्वानिन होता है। लेकिन ये जो साइटोसिन पिरामिडीन बेस होता है ये डीएनए में साइटोसिन व थाइमिन होता है, जबकि पिरामिडीन बेस में साइटोसिन और यूरेसिल होता है। सिर्फ थाइमिन की जगह पे पिरामिडीन बेस में आरएनए में यूरेसिल होता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। इसके बाद डीएनए में देखिए, डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स की दो लंबी श्रृंखला एक दूसरे के चारों ओर वलयाकार क्रम में कुंडलित होती है। क्या होता है, ये एक दूसरे से लपटे हुए जैसे लगता है, वलयाकार एक दूसरे पर कुंडलित है। आरएनए अणु केवल एक ही श्रृंखला होती है जो स्वयं के ऊपर वलित या कुंडलित हो जाती है। इसमें दो श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर कुंडलित होती है और इसमें सिर्फ एक ही श्रृंखला होती है जो अपने ऊपर ही कुंडलित हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। तो द्विगुणन सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। अब पॉइंट नंबर 6, डीएनए आनुवांशिकी पदार्थ है जो कोशिकाओं के सभी क्रियाओं को नियमन करता है और आरएनए यह आनुवांशिक सूचना वाहक का कार्य करता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ये अंतर भी आपको समझ में आ गया। अब लास्ट, यह मुख्य रूप से केंद्र के अंदर गुणसूत्रों में मिलता है। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तथा सेंट्रियोल में मिलता है। और आरएनए कहाँ मिलता है, ये केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस, मैंने बताया था केंद्रक का एक छोटा सा था केंद्रिका, उस केंद्रिका में मिलता है तथा राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका द्रव में भी मिलता है। एक बार फिर से देख लो क्या क्या मिलता है। ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, यह मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में मिलता है। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तथा सेंट्रियोल में मिलता है, जबकि आरएनए में यह केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस तथा राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशाद्रव्य में मिलता है। डीएनए स्थायी होता है जबकि आरएनए अस्थायी होता है। तो ये डीएनए और आरएनए आपको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, चूँकि पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को देखना है कि पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। पादप कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, सिर्फ कवकों में इसका अभाव होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों, सेल्यूलोज की। दूसरा, परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है जिसके कारण कोशिका द्रव्य भित्ति के साथ साथ एक स्तर के रूप में होता है। इसमें धानी पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में धानी नहीं होती। तो पहला हो गया कोशिका भित्ति, दूसरा हो गया धानी। अब इसके बाद हम लोगों को देख रहा है, कोशिका द्रव में लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट युक्त हरित लवक कहलाते हैं, और हमारे में मतलब जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। अब पादप कोशिका में तारककाय नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में तारककाय उपस्थित होता है। पादप कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कम विकसित होता है और छितरा हुआ होता है, इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो गोल्जी काय को ही पादप कोशिका में क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। और जंतु कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पूर्ण विकसित और स्पष्ट होता है। पादप कोशिका में कवक के अलावा सभी पादप कोशिकाओं में मंड के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में कोशिका प्लेट बनती है जो अंदर की ओर बढ़ती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय एक खांच कोशिका को दो भागों में बांटती है, ये बाहर से अंदर की ओर होती है। ये देखिए, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के लिए इसको बनाया गया है। ये देखिए, ये आपको जंतु कोशिका दिख रहा है। जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जा रहा है, देखिए बच्चों, कोशिका कला है, तारककाय है। अंतर को देखते हुए जाइए। सबसे पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका एक साथ लिखा हुआ है, अंतर को समझिए। पहले
पादप कोशिका में देखिए कोशिका भित्ति है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं है। पादप कोशिका में भी कोशिका कला है और जंतु कोशिका में भी कोशिका कला है। जंतु कोशिका में तारक काय है, जबकि पादप कोशिका में नहीं है। जंतु कोशिका में गोल्जी काय है, जिसकी जगह पे यहाँ पे क्या था, सेंट्रोसोम था। इसके यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है और ये इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसका जो होता है उसको डिक्टियोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम नहीं, सॉरी, डिक्टियोसोम कहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में धानी पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगर बच्चों आपको सिर्फ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछा जाए तो आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखने के बाद ये चित्र भी उसके साथ बना देंगे। और अलग से अगर आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में पूछा जाए चित्र बनाने के लिए, तो उसको मैं अभी आपको इसी पार्ट में आगे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो अब आ गया आपका क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन टाइम में देखिए पहला क्वेश्चन है, डीएनए एवं आरएनए में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हमने डीएनए और आरएनए में आपको अंतर समझाया था, पेज नंबर 37 में डीएनए और आरएनए में अंतर, 3 अंतर लिखना है। कोई भी 3 अंतर आप इसमें लिख देंगे। ये देखिए पेज नंबर 37, पेज नंबर मतलब मेरी नोट्स का पेज नंबर 37, 38। तो मेरे नोट्स के पेज नंबर 37 और 38 में जो दिया हुआ है इसी में से आप 3 अंतर लिख सकते हैं। आपको जितने भी अंतर पूछे जाए आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, डीएनए एवं आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए एवं आरएनए का पूरा नाम हमने यहाँ पे आपको बताया पेज नंबर 37 में। देखिए ये पहला पैराग्राफ है, उसी के बाद है डीएनए और आरएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रारूपिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसको बच्चों अभी हमने ये दिया है, प्रारूपिक पादप कोशिका के बारे में बताया गया है। तो ये चित्र संख्या 8, ये आपके बुक का है, ये आपके नगीन प्रकाशन की जो बुक आपके स्कूल में चलती है उसी का है ये चित्र संख्या 8, एक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ये चित्र आपको पूरा बना देना है बच्चों। इसमें हमने आपको जब समझाया था और अन्य वीडियो में इसके बारे में, तो हमने आपको ये सारे समझा दिए थे। आपको बस चित्र बनाना है, इसमें वर्णन नहीं करना है, लेकिन हर एक जो नाम लिखा हुआ है, नामांकन इसको बोलते हैं, ये एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और चित्र भी स्पष्ट होना चाहिए। इसी की जगह अगर आपको जंतु कोशिका की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कहा जाए या प्राणी कोशिका की, तो आप ये वाला चित्र बनाएंगे, चित्र 7 आपके बुक का, और ये सारे के सारे जो नामांकन हैं इसको आप कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और डीएनए तथा आरएनए की तुलना कीजिए। ये पूरा का पूरा नोट्स ही आपका हो जाएगा। ये देखिए लगभग ये शुरू से शुरू करेंगे पेज नंबर 37 में, न्यूक्लिक अम्ल से लेकर ये हो गया न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हो गया डीएनए आरएनए में अंतर हो गया, ये यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा, अंतर जो डीएनए आरएनए में है। पादप कोशिका जंतु कोशिका इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें अंतर भी दीजिए। तो अगर आप ये क्वेश्चन आता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए और इसमें अंतर भी दीजिए, तब आप ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का अंतर लिखेंगे और इसमें चित्र भी बनाएंगे। चाहे आप इसको बना लीजिएगा और चाहे आप दोनों का पूरा बनाइएगा। दोनों का पूरा बनाने में बहुत टाइम लगेगा बच्चों, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि कितने नंबर का है। अगर सिर्फ अंतर पूछा गया है और चित्र सहित, तो आप इसको छोटे वाला ये भी दे सकते हैं, ये अंतर के लिए एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये है आपका जंतु कोशिका और ये है आपका पादप कोशिका, ये हमने बता दिया। एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के 2 उदाहरण दीजिए। ये पिछले मैं पाठ पढ़ा रही थी तो पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, तो एक बार इसको देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का 2 उदाहरण है, बैक्टीरिया और नीला हरा शैवाल। अब इसमें फिर से वही सवाल है, एक पादप 2 बार आया है इसलिए हमने 2 बार लिख दिया है, लेकिन ये हमने आपको अभी बता दिया है, पादप कोशिका के इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी संरचना का चित्र। 2 बार कोई क्वेश्चन नहीं करना है बच्चों। अगर रिवीजन में हम जो क्वेश्चन देते हैं वो अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास किया हुआ है, तो आपको दोबारा से नहीं करना है। रिवीजन सिर्फ मैं शनिवार को देती हूँ, और इसलिए देती हूँ जिससे कि सारे बच्चों का ये काम पूरा हो जाए। तो आप पहले अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके पास कितना नोट्स लिखा
हुआ है, सारी चीज़ आपके पास है कि नहीं। जब शनिवार को मैं एक साथ पूरा नोट्स भेजूंगी तो आप देख लीजिएगा कि उसमें से कुछ छूटा है या नहीं, और अगर नहीं छूटा है तो कोई बात नहीं, फिर आपको दोबारा से नहीं लिखना है। अब आपको ये सिर्फ समझना है, याद करना है, तैयार करना है, और इतनी अच्छी तरह से याद करना है कि याद करके मतलब समझ के याद करना है कि आपको कभी भी कोई भी, चाहे आपका भाई बहन हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे जो भी आपको जहाँ से भी सवाल करे, आप तुरंत उसका आंसर दे सके। अब मैं देखिए आपके प्रश्न किताब में ही उस थोड़े से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे, उसकी ये फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसको मैं व्हाट्सएप भी कर दी, मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है PDF में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ये 1, 2 और ये 3 पेज का छोटा छोटा आंसर, ये आप देख के इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो बच्चों।